नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह में 10 बजे आपके लिए हिंदी का एक सेशन आता है और हिंदी का सेशन बहुत प्यारा सेशन होता है जिसमें हम हिंदी का रिवीजन करा रहे हैं। और यूपी SSC 2024 एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये बहुत सहायक होने वाला है, क्योंकि यूपी SSC में अधिकांश सभी पोस्ट पर जो है हिंदी को मांगा गया है और कनिष्ठ सहायक 5512 में इसका रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है। 20वीं क्लास है हिंदी की, 30 मिनट का शो होता है। समाज की दूसरी क्लास है 20/5/2024 की हमारी क्लास है 20वीं। ठीक है, 10 बजे आपको जो है आपको ये सेशन मिलता है। तो दोस्तों, तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो आज का सेशन है वो क्या है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं और क्या है हमारा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक है वो है समास। क्या टॉपिक है? समास है। और आप कल एक क्लास पढ़ चुके हैं समास के, और कल जो हमने पढ़ा था समास में वो पढ़ा था हमने आपको अव्ययी भाव समास, हमने इसे पढ़ा था। और तत्पुरुष भी पढ़ लिया था। तत्पुरुष समास में हमने 3 समास पढ़ लिए थे, परंतु आज जो हम शुरू करते हैं वो तत्पुरुष समास से शुरू करेंगे क्लास। ठीक है, तो इसलिए आपको चिंता वाली बात कुछ है नहीं, आज तत्पुरुष से हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले डालते हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक है भाई, तो तत्पुरुष समास से शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है, इसकी परिभाषा हमको पता होनी चाहिए बच्चा। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में होता है उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। यानी कि सबसे पहली बात क्या होता है इसमें? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसको विभाजित किया जाता है वो कुछ इस तरीके से क्या आता है। एक तो क्या आता है, अगर हम बताएं तो एक होता है आपका व्यधिकरण। क्या होता है? एक होता है व्यधिकरण, ठीक है, और एक होता है आपका समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष, तो हम इसे इस रूप में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक जो होता है हमारा वो होता है क्या? व्यधिकरण। क्या होता है बेटा? व्यधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष। ठीक है भाई, ये होते हैं। ठीक है, इधर जो होते हैं जो समानाधिकरण में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है कर्मधारय, एक द्विगु। इधर जो होता है वो कौन कौन से होते हैं? एक तो कर्मधारय होता है, एक आपका होता है कर्मधारय समास, इसी का अंग होता है। ठीक है, और एक होता है आपका द्विगु, द्विगु समास। ठीक है भाई, यहाँ भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है भाई, और यहाँ भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, तो इन चीज़ों को आप माइंडली रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है समझिए। इसे 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो होता है कारकीय, कारकीय समास, कारकीय समास, और एक होते हैं अन्य, अन्य समास। ठीक है, इधर 2 होते हैं। अब इधर कारकीय जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? वो कारकीय होते हैं 6। कारकीय जो होते हैं वो कितने होते हैं? कारकीय होते हैं 6। कारकीय 6 कौन कौन थे? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान और आपका अपादान। ठीक है, आपका अधिकरण और आपका संबंध, ये होते हैं 6 इधर। इधर कितने होते हैं? 6। इधर जो होते हैं वो 4 होते हैं। इधर जो होते हैं अन्य में कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक आपका होता है लुप्त पद, लुप्त पद होता है, लुप्त पद तत्पुरुष। एक होता है आपका अलूक तत्पुरुष, कौन सा है? अलूक होता है। एक न्याय तत्पुरुष होता है या उपपद, उपपद होता है, और एक होता है न्याय, न्याय तत्पुरुष। तो इधर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो तत्पुरुष को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है तत्पुरुष की। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। 2 प्रकार से हम बांटते हैं। एक तो होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, एक होता है हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण तत्पुरुष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है कर्मधारय और एक होता है आपका द्विगु। ठीक है बच्चा, वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो व्यधिकरण जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होती है अन्य तत्पुरुष समास, एक होते हैं कारकीय। कारकीय जो होते हैं वो 6 होते हैं। एक तो होता है कर्म, करण, संप्रदान, और एक आपका संबंध, अपादान और अधिकरण। ठीक है भाई,
तो ये होते हैं आपके, ज़रूर याद रखने चाहिए, आपको ज़रूर याद रखने चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। चलिए अब जो हम बात करते हैं, हमने कर्म पढ़ लिया था और करण पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो हम पढ़ने वाले बेटा, हम पढ़ने वाले हैं संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो तीसरा हमारा होगा, तीसरा आज जो होगा वो हमारा क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, ये होगा हमारा आज। समझ गए? अब इसमें तथ्य हमें पता होने चाहिए। अब हमें तथ्य पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, इसे चतुर्थ विभक्ति समास कहते हैं। पहली बात तो ये, इसे चतुर्थ विभक्ति समास कहते हैं। क्लियर इतनी बात? दूसरी बात ये कि इसका जो विभक्ति होता है, इसका जो कारक विभक्ति होता है, इसका विभक्ति शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं? कारक विभक्ति जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? या तो को भी होता है और के लिए भी होता है। तो क्या होते हैं? या तो को होता है, को भी होता है, और को होता है हित पूर्ति के लिए, को जो व्यक्ति है हित पूर्ति के लिए होता है, के लिए प्रदान करने के लिए होता है। क्या करने के लिए? प्रदान करने के लिए होता है ये। ठीक है, हित पूर्ति के लिए भी होता है, प्रदान करने के लिए भी होता है। चलिए अब इसमें समझना क्या है कि क्या हित पूर्ति होती है, क्या प्रदान करने के लिए होती है। तो एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे क्या। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे। अगर हम वाक्य में आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे सबसे पहला आ जाएगा रसोई घर। क्या आ जाएगा? रसोई घर। तो क्या आ जाएगा? रसोई के लिए घर। पहली बात तो आ गई, रसोई के लिए घर। ठीक है, फिर आपका देशभक्ति। क्या आ जाएगा? देशभक्ति। तो क्या आ जाएगा भैया इसमें? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। क्लियर? एक आ जाएगा गौशाला। तो क्या आ जाएगा? गो के लिए शाला मतलब होता है रहने का स्थान। ठीक है, गौशाला। ठीक है बेटा। एक हो जाएगा लोकहितकारी। तो क्या आ जाएगा? लोक के लिए हितकारी। ठीक है, एक उदाहरण वाक्य में जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया। तो यहाँ पर हित पूर्ति के लिए दे दिया है कंबल, तो भिखारी को, तो यहाँ पर को भी आ गया, भिखारी को क्या दिया है? कंबल दिया। तो ये पूरा जो हमारा आ गया वो संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण आ चुके हैं। उसे समास को भी कह सकते हैं हम, इसे चतुर्थ विभक्ति समास कहते हैं। इसका विभक्ति शब्द जो होते हैं, को होता है हित पूर्ति के लिए होता है प्रदान करने के लिए। उदाहरण हो चुका है रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गौशाला, गो के लिए शाला, लोकहितकारी, लोक के लिए हितकारी, राजा के ने भिखारी को कंबल दिया, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई हो। चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अगर हैंड टू हैंड समझ रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर समझ रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो कोई बात नहीं है। ठीक है भाई। अब इसके बाद चौथा जो होता है वो हमारा, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा चौथा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसकी पहली बात क्या है? पहली बात इसे पंचम विभक्ति समास कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसकी विभक्ति जो होती है मोस्ट है।
ठीक है, से होती है। क्या होती है बेटा? से होती है। और से कैसी होती है? से का जो भाव होता है, जो भाव होता है इसका, वो क्या होता है? अलग होने का होता है। अलग होना, अलग होना, जो क्या कहता है? अलगाव, अलगाव पैदा करता है। ठीक है, अलगाव पैदा करता है। ठीक है, यहाँ मूल भाव, मूल भाव अलग होने, अलग होने पर बल देता है, बल देता है, ये पहचान है। तो इसमें इसे पंचम विभक्ति समास भी कहते हैं। इसकी विभक्ति से होती है। से भाव अलग होना होता है, अलगाव होता है। इसमें मूल भाव जो होता है वो अलग होने पर बल दिया जाता है। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम समझेंगे, यहाँ उदाहरण के तौर पर अगर हम समझना चाहेंगे तो वो क्या हो सकता है, समझिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं? जैसे भय मुक्त, तो क्या हो जाएगा? भय से मुक्त, भय मुक्त, भय मुक्त। तो कोई आदमी भय से जो हो चुका है, भय से जो हो चुका है वो क्या हो चुका है? मुक्त हो चुका है, अलग हो चुका है, भय मुक्त हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। तो क्या हो जाएगा? वह जो है ऋण से जो है अलग हो गया होगा, ऋण से मुक्त हो गया होगा। ठीक है, ऋण से क्या हो गया होगा? मुक्त हो गया। पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, तो क्या हो जाएगा? पद से भ्रमित हो चुका होगा, पद से भ्रष्ट हो चुका होगा, पद से भ्रष्ट हो चुका होगा। ठीक है भाई, तो ये भी आपका हो जाएगा। ये इतना भी यहाँ से पद भ्रष्ट में भी। धनहीन, तो धन से कौन हो चुका होगा? मुक्त हो चुका होगा कोई, तो क्या हो सकता है? धनहीन। तो यहाँ से आ जाएगा धन से हीन, हीन, धन से हीन। ठीक है, अब आपका यहाँ से आ जाएगा काया मुक्त, काया मुक्त। तो क्या हो गया होगा? शरीर से, यानी शरीर से क्या हो गया होगा? मुक्त हो गया, यानी काया से क्या है? मुक्त हो गया। तो ये सब आपके कौन से उदाहरण हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपादान के। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो अच्छे से। यही चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत अहम होने वाली हैं। तो अपादान तत्पुरुष में इसे पंचम विभक्ति समास कहते हैं। इसकी विभक्ति से होती है। ठीक है, से जो भाव होता है अलग होना, अलगाव पैदा करना होता है। मूल भाव जो होता है वो अलग होने पर होता है, निर्भर, बल देता है। वहीं पर बात करें तो मुक्त, भय मुक्त हो गया, भय से मुक्त हो गया। ठीक है, ऋण मुक्त हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। पद भ्रष्ट हो गया, पद से भ्रष्ट हो गया। धन से हीन हो गया, धन से अलग हो गया। ठीक है, अब जो हमारा जो है वो पंचम जो है वो कौन सा? आपका संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि क्या होता है। इसे षष्ठम तत्पुरुष कहा जाता है। इसे क्या कहता है? षष्ठी तत्पुरुष कहा जाता है। क्या कहता है? षष्ठी। इसे षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष कहा जाता है, कहा जाता है। इसकी विभक्ति जो होती है वो क्या होती है? का, की, के, रा, री, रे, रा, री, रे क्या होती है? ना, नी, ने। ये जो होती हैं इसकी क्या होती हैं? विभक्ति होती हैं। ठीक है, ये एक पद यानी पूर्व पद उत्तर पद से संबंध बताता है, संबंध बताता है। बस जी, ये याद रखना है। ठीक है, ये बात चीज़ के आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है याद रखनी है बेटा, बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, संबंध में। ठीक है, उदाहरण कैसे समझोगे? उदाहरण कैसे समझोगे? मात्र हंत्रा, मात्र हंता, तो क्या है? माता की हत्या करने वाला, माता की हत्या। ठीक है, माता की हत्या करने वाला, ये हो जाएगा आपका। एक हो जाएगा शिवाल्य।
क्या हो जाएगा, शिवालय, शिवालय। तो शिव का आलय, शिव का आलय, शिवालय। राजपुत्र, 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 राजपुत्र। तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, ये आ जाएगा राजा का पुत्र। क्लियर भाई, ठीक है। सभापति, सभापति। तो क्या हो जाएगा, सभा का पति, ठीक है, सभापति हो गया। और कोई सा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा हो, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए और एक हो सकता है लोकनायक, ये भी अच्छा है, लोकनायक। तो क्या आ जाएगा, लोक का नायक। बस इतनी चीज़ों से पहचान लो, और क्या करना है, इतनी चीज़ों से पहचान लो। संबंध तत्पुरुष समास को इसे षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी विभक्ति काकी के, रारी रे, नानी ने होता है। पूर्व पद उत्तर पद से संबंध बताता है, ठीक है। मातृहंता यानी माता की हत्या करने वाला। शिवालय, शिव का आल्य होता है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र होता है। सभापति यानी सभा का पति होता है। लोकनायक लोक का नायक होता है, ठीक है। नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छे से, ठीक है भैया। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास जो आपका छठा है, यानी क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसे सप्तम विभक्ति समास कहते हैं। इसे सप्तम विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। इसकी विभक्ति जो होती हैं वो होती हैं में, पे और पर, में पर होती है, ठीक है। अधिकरण में आधार को दर्शाया जाता है, ठीक है भैया। आधार को दर्शाया जाता है, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आधार को ही बताया जाता है, ठीक है। आधार क्या होता, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि हमने कहा शरणागत, तो शरण में आगत, तो आने वाले के लिए क्या हो गया, आधार, शरण हो गया। आधार क्या हो गया, शरण। आप बीती क्या होता है, आप बीती, तो क्या हो जाएगा, आप पर बीती, आप पर बीती। कवि श्रेष्ठ, तो क्या हो जाएगा, कवि में श्रेष्ठ या कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है भाई। जलज क्या हो जाएगा, जल में जन्मा। अब जन्मे का जो आधार हो चुका है, जल हो चुका है। घुड़सवार क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार, तो देखिए में पर आ रहा है ना, ठीक है। में पर वगैरह वगैरह ये आ रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से। तो यही क्या होते हैं, आपके मोस्ट होते हैं। तो इतने ही आप याद रख सकते हो आदि करके, ठीक है भैया। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें सप्तम व्यक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी विभक्ति में पे पर होती है। अधिकरण में आधार को दर्शाया जाता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर कहें, शरणागत, शरण में आगत हो गया। आप बीती, आप पर बीती हो गया। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ हो चुका है। जलज, जल में जन्मा हो चुका है। घुड़सवार में घोड़े पर सवार हो चुका है, वगैरह वगैरह,
ठीक है। अब जो मोस्ट हैं वो बहुत प्यारे मोस्ट जो हैं वो कौन से हैं, वो आपके 4 अन्य भेद और हैं। तत्पुरुष के 4 अन्य भेद और भी हैं। तो अब जो हम बात करने वाले हैं अन्य भेद तत्पुरुष में, तो अब जो हमारा जो है वो कौन सा है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे अन्य भेद तत्पुरुष में लुप्त पद तत्पुरुष समास कहेंगे। क्या करेंगे, लुप्त पद तत्पुरुष समास, ये कहेंगे। ठीक है, लुप्त पद तत्पुरुष समास। पहली बात तो ये, इसमें क्या होता है, विभक्ति के साथ साथ जो होता है, विभक्ति के साथ साथ जो है अन्य पद भी लुप्त हो जाता है। परिभाषा तो इसकी रहेगी। ठीक है, यानी कि विभक्ति के साथ साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात जो है आपको माइंड रखनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंड रखनी पड़ेगी, उदाहरण से समझ में आ जाएगा इसमें लुप्त पद इसे क्यों कहा गया। क्योंकि अभी क्या होता है, लुप्त पद अलग होता है, वो होता है जैसे दही बड़ा। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, दही बड़ा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ लुप्त हुई है, क्या चीज़ लुप्त हुई है, ये पूरा लुप्त हो गया है। दही में डूबा बड़ा, तो दही बड़ा तो पूरा हो गया, तो क्या चीज़ हो गया, दही में डूबा हुआ बड़ा पूरा तरीके से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो होगा बन मानुष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला मानुष। तो क्या चीज़ लुप्त हुई है भाई, क्या चीज़ लुप्त हुई है, ये चीज़ लुप्त हुई है ना, विभक्ति में नहीं हुआ विभक्ति। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, केवल विभक्ति लुप्त हो रही थी, और यहाँ पर क्या लुप्त हो रहा है बेटा, यहाँ पर पूरा ही पद लुप्त हो रहा है। ठीक है, जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी, तो क्या बनेगा इसका, मधुमक्खी में मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। तो ये और ये, इसको छोड़ के सब चीज़ क्या है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, तुलादान, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तुलादान में आ जाएगा तुला के बराबर करके दिया गया दान, तुला के बराबर करके दिया गया दान। ठीक है, तो दान और तुला छोड़ के सारा पद जो है इसमें लुप्त हो जाएगा। ठीक है, बैलगाड़ी, तो क्या आ जाएगा, बैल से चलने वाली गाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। ठीक है, तो गाड़ी को छोड़ दो और बैल को छोड़ दो, से चलने वाली जो है पूरा लुप्त हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आगे होगी आपकी बात समझ में पूरी अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, पूरे अच्छे से बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ मत कर, याद रखो। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है आपका अलोक तत्पुरुष। आलोक तत्पुरुष समास। ठीक है भैया, आलोक का मतलब क्या होता है, आलोक का मतलब होता है न छिपना। ठीक है, जहाँ पर विभक्ति किसी ने किसी रूप में विद्यमान रहती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अलोक तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, विभक्ति का न छिपना। जैसे मृत्युंजय, क्या लिख सकते हैं, मृत्युंजय। ठीक है, मृत्युंजय क्या लिखेंगे, मृत्युंजय का क्या लिखेंगे,
मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को जय करने वाला, ये आ जाएगा। ठीक है, एक आ जाएगा वसुंधरा, वसुंधरा। ठीक है, तो क्या बनेगा वसुंधरा को? वसु को धारण करने वाला, वसु को धारण करने वाला, ये आ जाएगा वसुंधरा में। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, तो क्या आ जाएगा? युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, वनेचर, वनेचर, वन में आचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला, सॉरी, विचरण करने वाला। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं। खेचर, खेचर, आकाश में विचरण करने वाला, ये हो गया, ये बन गया। देखो, आलोक तत्पुरुष समास के उदाहरण, आलोक न छिपने वाला होता है, जहाँ पर व्यक्ति किसी न किसी रूप में विद्वान रहती है, और न छिपी होती है, न छिपी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका आलोक तत्पुरुष समास हो जाए। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, वसुंधरा, वसु को धारण करने वाला, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, वनेचर, वन में विचरण करने वाला, खेचर, आकाश में विचरण करने वाला। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात? बहुत अच्छी बात है ना? ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, नोट करते चलाओ, अच्छी चीज़ें हैं। चलिए, अब इसके बाद में लिखते हैं उपपद तत्पुरुष समास। क्या लिखेंगे बेटा? उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक है, उपपद तत्पुरुष समास, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है समझिए, इसकी चीज़ें क्या होती है, जिसमें द्वितीय पद, ऐसा समझिए, द्वितीय पद स्वतंत्र ना हो, जिसमें द्वितीय पद स्वतंत्र ना हो और महज प्रत्यय हो, ऐसे वो कहते हैं। यानी कि जिसमें द्वितीय पद स्वतंत्र न होकर महज एक प्रत्यय के रूप में रहता हो, क्या कहलाता है? उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है भैया, उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसा हम यहाँ पर समझेंगे, जैसा हम लिख सकते हैं, एक आ जाएगा चर्मकार, चर्मकार। ठीक है, चर्म मतलब क्या होता है? चर्म का कार, चर्म का कार करने वाला। अब यहाँ पर कार जो होता है वो होता है कार्य। ठीक है, तो जो चमड़े का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? चर्मकार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक होता है स्वर्णकार, स्वर्णकार। ठीक बेटा, क्या होगा यहाँ पर? स्वर्ण का कार्य करने वाला, तो क्या हो गया? विशेषण हो रहा है, प्रत्यय हो रहा है ना, कार कार कार। देखो यहाँ भी कार प्रत्यय है, यहाँ भी कार प्रत्यय है, तो द्वितीय पद प्रत्यय के रूप में आए। ठीक है, एक होगा सर्वज्ञ, क्या हो जाएगा बेटा? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। ठीक है, सर्व का ज्ञान करने वाला, सर्वज्ञ होता है। ठीक है, एक होता उत्तरदायी, उत्तरदायी, तो क्या हो जाएगा? उत्तर देने वाला। ठीक है, तो यहाँ दायी प्रत्यय है, यहाँ पर अज्ञ प्रत्यय है, यहाँ पर कार प्रत्यय है, और यहाँ पर भी कार प्रत्यय है। तो इसी को क्या कहते हैं? उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। नोट कर लो अच्छे से, बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से नोट कर लो। ठीक है भाई, अब एक अंतिम और रह गया जिसे हम कहते हैं नैन तत्पुरुष। एक अंतिम और रह गया है जिसे हम कहते हैं नैन तत्पुरुष। ठीक है, उसको नोट कर लेंगे, बहुत फुर्ती से हमने रिवाइज करे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं नैन तत्पुरुष समास,
ठीक है भाई, नैन तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है सबसे पहले यह है मतलब इसमें जो होता है निषेधात्मक कार्य होता है, यानी कि इसमें न या ए पूर्व पद में होता है, पूर्व पद में होता है ये पहचान रखो। जैसे सबसे पहले है असभ्य मतलब जो सभ्य ना हो, जो सभ्य न हो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अजन्म यानी कि जिसका जन्म न हो, ठीक है। एक आ जाएगा अन्याय तो जिसे न्याय न मिला हो, जिसे न्याय न मिला हो, ठीक है भैया, जिसे न्याय न मिला हो, ठीक है। असंभव जो संभव न हो, ठीक है, ये भी हो गया आपका। या अनावश्यक, एक और आ जाएगा अनावश्यक जो आवश्यक न हो, जो आवश्यक ना हो, ठीक है बेटा। तो यही है आपका क्या है, नैन तत्पुरुष समास है। ये क्या है आपका नैन तत्पुरुष समास है। इसमें क्या होता है, न ए पूर्व पद में होते हैं, या तो ए होगा या न। या एक होता है नापसंद, एक क्या होता है नापसंद, ठीक है। तो जो पसंद न हो, जो पसंद न हो, ठीक है। गैर वाजिब क्या होता है, जो वाजिब न हो, जो वाजिब न हो, ठीक है। तो ये होती हैं चीज़ें, पता होनी चाहिए आपको। इसी को हम कहते हैं नैन तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। अब नैन तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कई बार चीज़ें ऐसी आती हैं कि इसमें क्या आता है, पहला पद जो आता है असभ्य यानी कि आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए। बस इतनी पहचान करनी है। एक होता है अलूक तत्पुरुष, कौन सा होता है, एक होता है अलूक तत्पुरुष, एक होता है उपपद तत्पुरुष, एक होता है उपपद तत्पुरुष, एक होता है अलूक तत्पुरुष, और एक होता है आपका होता है यहाँ पर, एक आपका होता है इसमें एक उपपद तत्पुरुष, ठीक है। तो इन सबको 4 को जरूर याद रखना। 8 तो याद रखने, परंतु इसके साथ 4 और भी याद रखने आपको, ठीक है। अगर ये 4 और याद रख लिए तो तत्पुरुष पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल जो हमारी क्लास रहने वाली है फिर वो रहेगी हमारी कर्मधारय और द्विगु के ऊपर, ठीक है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से सीखेंगे तो शायद हम अच्छे तरीके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो सेशन को शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे पहला क्यों, क्योंकि यहाँ आपकी सुपर फास्ट प्रैक्टिस हो रही है, सुपर फास्ट रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।